अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन, एक शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आप अंग्रेज़ी सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, नए हैं, मुब्तदी हैं, तो आपको एक चीज़ की बहुत दिक्कत और परेशानी होती होगी, और वो है स्पेलिंग मिस्टेक्स। यानी आप कहीं पर वाई की जगह आई लिख देते होंगे, ई की जगह ए लिख देते होंगे, और डबल ओ की जगह यू लिख देते होंगे, डबल एल की जगह एक एल, डबल एन की जगह एक एन, इसी तरह डबल टी की जगह एक टी लिखते होंगे। इन्हें स्पेलिंग मिस्टेक्स कहते हैं। कहीं कहीं पर तो आप वॉवेल लिखना ही भूल जाते होंगे, कहीं कहीं पर ज़्यादा लिख देते होंगे और उल्टा का सीधा आप लिख देते होंगे। इन्हें स्पेलिंग मिस्टेक कहते हैं, स्पेलिंग की गलती कहते हैं। अंग्रेजी ज़बान में स्पेलिंग की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर आप कुछ लिख रहे हैं, आपकी तहरीर बहुत ही उम्दा है, आपका आर्टिकल बहुत ही शानदार है, या आप अपने दोस्तों को मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे या और कहीं, और बहुत अच्छे अंदाज में आपने लिखा है, लेकिन आपने उसमें एक दो मिस्टेक कर दी, स्पेलिंग की गलती कर दी, तो आपकी बेइज्जती हो जाती है, एग्जाम में आपके नंबर काट लिए जाते हैं, और किसी बड़ी जगह आप पेश कर रहे हैं तो आपकी तहरीर को, आपके आर्टिकल को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। बस औक़ात तो लोग ये भी समझते हैं कि आपको इंग्लिश लिखना ही नहीं आता। तो दोस्तों, इन सब परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में मैं इन तमाम परेशानियों के हल की तरफ आपकी रहनुमाई करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे इनसे बचा जाए और कैसे इनसे छुटकारा पाना है। आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं 2-3 टिप्स और ट्रिक बता दूं जिससे आप जो है स्पेलिंग मिस्टेक आसानी के साथ हल कर लेंगे 1-2 दिन में। ऐसा नहीं होता, बल्कि आपको मुसलसल 2-3 महीने मशक करनी होगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको तकरीबन 23 से 24 रूल्स और कवायद बताऊंगा जिनका जानना ज़रूरी है। यानी जो मोटे मोटे बुनियादी कवायद हैं, उनको जानने के बाद उनकी रोशनी में आप जब मशक करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक, तो ज़रूर आपका ये मसला हल हो जाएगा और स्पेलिंग की गलती आपसे दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि 24 रूल्स को अच्छी तरह देखें और समझें। जो 24वां है उसको ज़रूर देखें, जिसमें चूँकि वो निचोड़ है, उसमें हमने बहुत ही अच्छा तरीका बताया है और इन तमाम को मशक करने का तरीका बताया है कि कैसे 2-3 महीने तक इन्हें मशक करें और अपनी स्पेलिंग की गलती को दूर करें। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो 2-3 हो सकती है, इसके बाद भी 1-2 आएंगी और उन तमाम में हम आपकी मशक कराएंगे और कवायद बताएंगे और अच्छे से स्पेलिंग की गलती को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिला ताखीर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने जो कवायद है, वो बुनियादी कवायद, जो ज़रूरी कवायद है स्पेलिंग के ताल्लुक से, स्पेलिंग मिस्टेक के ताल्लुक से, वो हमने बोर्ड पर लिख दिए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो सबसे पहले हम चलते हैं पहले कायदे की तरफ कि कौन सा कायदा है। तो देखिए, सबसे पहला कायदा है कि सिर्फ 3 अल्फाज ऐसे हैं, अंग्रेज़ी में सिर्फ 3 अल्फाज ऐसे हैं जिनके आखिर में EGE आता है, बाकी हर जगह पर AGE आता है। यानी सिर्फ 3 अल्फाज ऐसे हैं जिनके आखिर में EGE आता है, बाकी हर जगह पे AGE आता है, EGE नहीं, AGE आता है। देखिए 3 अल्फाज कौन से हैं, ये देखिए, कॉलेज। तो देखिए इनके आखिर में क्या है, इनके आखिर में EGE है। देखिए EGE है, एक हो गया। दूसरा प्रिविलेज, देखिए इनके आखिर में EGE है। इस तरह कॉटेज, देखिए इनके आखिर में EGE है। तो ये सिर्फ 3 अल्फाज हैं जिनके आखिर में EGE आता है। उसके अलावा जहाँ कहीं भी कोई आए तो उसके आखिर में इस तरह के जो अल्फाज होते हैं, कॉटेज, प्रिविलेज, कॉटेज है, विलेज, उसके आखिर में AG आएगा। इसमें बहुत गलती होती है, मुझसे भी होती थी। जब मैंने ये कायदा जाना उसके बाद आसानी हो गई कि सिर्फ 3 ही अल्फाज तो है, उसे रट लिया, समझ लिया। उसके अलावा जहाँ भी आए वहाँ उसके आखिर में AG आता है, AGE आता है। जैसे यहाँ देखिए विलेज, देखिए इसके आखिर में EGE नहीं है बल्कि AGE है। इस तरह पैकेज AGE, शॉर्टेज AGE, एडवांटेज AGE, इस तरह मैरिज, उसमें भी आखिर में AGE। तो सब जगह इसके अलावा, इन 3 के अलावा हर जगह आखिर में AGE आता है। तो अगर आप इन 3 को याद कर लें तो बाकी सब आसान है। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2, कायदा नंबर 2, सिर्फ 2 ऐसे अल्फाज हैं जिनके आखिर में SIAL आता है। सिर्फ 2 ऐसे अल्फाज हैं अंग्रेजी में जिनके आखिर में SIAL आता है, बाकी हर जगह पे या तो TIAL आएगा या फिर CIAL आएगा। ये है कि या तो TIAL आएगा या CIAL आएगा। तो देखिए वो 2 अल्फाज कौन से हैं जिनके आखिर में SIAL आता है। तो ये है, एक है कंट्रोवर्शियल, देखिए आखिर में SIAL आया है, कंट्रोवर्शियल। और ये दूसरा है, ये देखिए
एम्ब्रोजल, इसको शल नहीं पढ़ते हैं, एम्ब्रोजल जा पढ़ते हैं। देखिए इसके आखिर में भी SIAL आया है, तो कंट्रोवर्शियल और एम्ब्रोजल। तो ये देखिए इन दोनों के आखिर में SIL, तो सिर्फ 2 अल्फाज ऐसे हैं, बाकी हर जगह कहीं भी आप देखेंगे तो या तो TIAL आएगा या फिर CIAL आएगा। जैसे यहाँ देखिए डिफरेंशियल, देखिए यहाँ पर TIAL आया है। इसी तरह पोटेंशियल TIAL, तो देखिए TIAL आया है। इसी तरह स्पेशल CIAL आया है। सोशल CIAL। तो इन 2 के अलावा हर जगह कहीं भी आपको या तो TIAL मिलेगा या CIAL मिलेगा। तो ये आसान सी बात है, आप 2 को याद कर लें, उसके अलावा सब आसान है। रूल नंबर 3, कायदा नंबर 3, सिर्फ एक जगह AIGH, अंग्रेजी में सिर्फ एक वर्ड, एक लफ्ज़ ऐसा है जहां AIGH का इस्तेमाल हुआ है, वरना हर जगह EIGH या IGH का इस्तेमाल होता है। यानी सिर्फ एक लफ्ज़ में AIGH आया है बस, बाकी हर जगह या तो EIGH आएगा या IGH का इस्तेमाल होता है। जैसे मिसाल एक लफ्ज़ वाला स्ट्रेट, ये देखिए इसमें AIGH का इस्तेमाल हुआ है, स्ट्रेट सिर्फ एक लफ्ज़ है। इसके अलावा कहीं भी आप देखें तो वहाँ पर या तो EIGH या IGH का इस्तेमाल होगा। जैसे ये देखिए एट, देखिए इसमें EIGH का इस्तेमाल हुआ। इसी तरह वेट EI और GH का इस्तेमाल हुआ। इसी तरह IGH की मिसाल देखिए यहाँ राइट, IGH की मिसाल राइट। नाइट देखिए IGH इसमें इस्तेमाल हुआ। फाइट, तो इन सब में देखिए IGH का इस्तेमाल हुआ है। तो सिर्फ एक लफ्ज़ में AIGH का इस्तेमाल होता है, बाकी हर जगह EIGH या फिर IGH का इस्तेमाल होता है। ये अंग्रेजी में। आगे बढ़ते हैं, कायदा नंबर 4, सिर्फ 3 अल्फाज में W एक साथ है, यानी W का इस्तेमाल हुआ है, बाकी हर जगह एक U आता है। अंग्रेजी में सिर्फ 3 ऐसे अल्फाज हैं जिसमें W का इस्तेमाल हुआ है, W, बाकी हर जगह एक U का इस्तेमाल होता है। वो 3 अल्फाज कौन से हैं? वो है 3, ये देखिए वैक्यूम, देखिए W है इसमें, वैक्यूम। इसी तरह रेजिड्यूम, इस तरह कंटिन्यूम। तो ये 3 अल्फाज हैं जिसमें W एक साथ आया है। देखिए बाकी कहीं भी आप देखेंगे सिर्फ एक U का इस्तेमाल होगा, 2 U नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, कायदा नंबर 5, रूल नंबर 5, जिनका इस्तेमाल सेल्फ के साथ होता है, यानी जिसमें से लफ्ज़ सेल्फ सेल्फ मिलकर आता है, उनके बीच में हाइफन लगता है। ये निशान है हाइफन का, देखिए ये निशान है हाइफन का, ये हाइफन लगता है। तो उनके बीच में हाइफन लगता है जो जिनका इस्तेमाल सेल्फ के साथ होता है। जैसे मिसाल देखिए, ये देखिए सेल्फ मेड, ये एक मिला हुआ है, सेल्फ एक है और मेड, तो इनके बीच में ये देखिए हाइफन का इस्तेमाल हुआ। इसी तरह ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो इनके बीच में देखिए हाइफन, ये लगा हाइफन, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसी तरह ये सेल्फ रिस्पेक्ट बोलते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट, तो यहाँ देखिए इसके बीच में हाइफन लगेगा, इसे हाइफन कहते हैं, हाइफन। आगे बढ़ते हैं, कायदा नंबर 6, छठा कायदा है कि अंग्रेजी में क्यू के बाद हमेशा U आता है। यह अंग्रेजी का रूल है, कोई भी लफ्ज़ हो उसमें अगर Q आया है तो उसके बाद U ज़रूर आएगा। जैसे क्वीन, देखिए U है। क्विज़, देखिए U है। रिक्वेस्ट, देखिए Q के बाद U है। क्वालिटी, देखिए Q के बाद U है। इस तरह क्वेश्चन बोलते हैं, वहाँ भी U होता है। क्विक बोलते हैं। तो बहुत सारे जितने भी अल्फाज हैं उन सब में आप देख सकते हैं Q के बाद हमेशा U आता है। लेकिन ये कायदा तो हो गया अंग्रेजी का, लेकिन जब किसी का नाम हो, जब किसी इंसान या जगह का नाम हो, किसी का भी नाम हो, तो Q के बाद U लगाना ज़रूरी नहीं है। इसमें बहुत से लोग गलती करते हैं और गलत लिख देते हैं। तो जब किसी का नाम हो, चाहे इंसान का हो या जगह का हो, तो Q के बाद U लगाना ज़रूरी नहीं है। जैसे मिसाल देखें, कतर, देखिए कतर में Q के बाद क्या लिखा हुआ है? A लिखा हुआ, U नहीं लिखा है। गूगल पे सर्च करेंगे आपको यही मिलेगा। इसी तरह इराक में देखिए Q के बाद U नहीं लगा हुआ है। इसी तरह कमर, देखिए Q के बाद U नहीं है। सादिक, Q के बाद U नहीं है। तो आप किसी का नाम या किसी जगह का नाम लिखे तो वहाँ Q के बाद U लगाना ज़रूरी नहीं है। इस बात को जहन में रखें। बहुत से लोग कमरुद्दीन को Q के बाद U लगा करके कुमरुद्दीन लिख देते हैं, गलत है। आगे बढ़ते हैं, कायदा नंबर 7, जब किसी लफ्ज़ के आखिर में FULL का इजाफा किया जाए, फुल,
तो आखिर से एक एल गिरा दिया जाता है, ये एक एल है उसको गिरा देंगे। जैसे मिसाल फेथ, FAITH, फेथ है। अब इसके माने यकीन होता है, अब इसके आखिर में हम फुल बढ़ाते हैं, FULL फुल, तो हो जाता है फैथफुल। तो अब देखिए इसके आखिर से हमने एक एल गिरा दिया, एक एल नहीं लिखते हैं। इसी तरह यूज़ है, यूज़, इसके साथ हमने फुल आखिर में लगा दिया तो हो गया यूज़फुल। तो यहाँ डबल एल था तो एक एल हमने गिरा दिया और एक ही एल रह गया, तो एक एल गिरा देते हैं, नहीं लिखते हैं। ये कायदा है। कायदा नंबर 8, अगर फुल का इजाफा किसी ऐसे लफ्ज में किया जाए जिसके आखिर में पहले ही से डबल एल हो। फुल, ये जो लफ्ज फुल है इसको हम किसी ऐसे लफ्ज के आखिर में बढ़ा रहे हैं जहां पहले ही से डबल एल है, तो उससे भी एक एल को गिरा देते हैं, यानी 2 एल गिराते हैं, एक फुल से, एक जो डबल एल है पहले से वहां से भी गिरा देते हैं। जैसे मिसाल देखिए स्किल, देखिए SKILL, स्किल, डबल एल है आखिर में, हमने इसमें फुल बढ़ा दिया, यहाँ भी डबल एल है, यहाँ भी डबल एल है, दोनों जगह से एक एल गिरा देंगे तो अब क्या हो जाएगा, स्किलफुल लिखते हैं, स्किलफुल। देखिए यहाँ से भी एक एल गिर गया है और यहाँ से भी एक एल गिर गया, सिर्फ एक रह गया तो हो गया स्किलफुल। इस तरह देखिए विल, डबल एल है और फुल में भी डबल एल है, तो जिस फुल को जिसमें बढ़ा रहे हैं आखिर में वहाँ भी पहले से डबल एल है, तो अब ये एक एल गिर जाएगा, ये भी एक एल गिर जाएगा। अब क्या हो जाएगा, विलफुल, पूरा विलफुल हो जाएगा। अब देखिए विलफुल, दोनों से एक एल गिर गया है, तो ये कायदा है। आगे बढ़ते हैं कायदा नंबर 9 की तरफ। 9वां कायदा है कि अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में S, SH, CH, X, Z इनमें से कोई एक हो तो जमा यानी प्लूरल बनाते वक्त आखिर में ES लिखते हैं, S नहीं लिखते बल्कि ES लिखते हैं। बहुत से लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन जो मुब्तदी है उनके लिए खास तौर पे ये है कि अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में S, SH, CH या X या Z इनमें से कोई एक हो तो प्लूरल यानी जमा बनाते वक्त आखिर में S नहीं लगाएंगे सिर्फ, बल्कि ES लिखेंगे। जैसे मिसाल देखिए बस, देखिए आखिर में S है, जमा बनाना है प्लूरल तो ES लिखेंगे बसेज। विश आखिर में SH है तो ES लिखेंगे, हो जाएगा विशेज। इस तरह बॉक्स आखिर में X है तो अब ES लिखेंगे, हो जाएगा बॉक्सेज। इस तरह मैच आखिर में CH है, अब आखिर में जमा बनाएंगे तो ES लिखेंगे, हो जाएगा मैचेज। इस तरह स्प्रिट्स, देखिए Z है, जमा बनाएंगे तो हो जाएगा ES लिखेंगे, स्प्रिट Z। तो ये 9 कायदे हुआ। आगे बढ़ते हैं, कायदा नंबर 10वां कायदा है कि अगर सी के बाद डबल ई की आवाज़ निकालनी हो तो हमेशा सी के बाद EI लिखते हैं। अंग्रेज़ी में ऐसा होता है कि डबल ई की आवाज़ निकालने के लिए दो तरह इस्तेमाल करते हैं। डबल ई की आवाज़ जो है निकालने के लिए कभी EI का इस्तेमाल होता है और कभी IE का इस्तेमाल होता है। तो अब कहाँ पर IE लिखेंगे और कहाँ पर EI लिखेंगे ये बताना है। तो कायदा ये उसका कि अगर सी के बाद डबल ई की आवाज़ यानी ई खींच के जो पढ़ते हैं वो डबल ई की आवाज़ निकालनी हो तो हमेशा EI लिखते हैं, EI। सी के बाद अगर डबल ई की आवाज़ निकालनी हो तो हमेशा EI लिखते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ मिसाल है रिसीव, देखिए रिसीव तो सी है, सी के बाद हमें निकालना था सीव, रिसीव खींच के पढ़ रहे हैं तो सी के बाद अब क्या लिखे, IE लिखे या EI लिखे। तो यहाँ कायदा है कि सी के बाद डबल ई की आवाज़ हो तो वहाँ पे EI लिखते हैं। तो देखिए हमने EI लिखा। ये सही से पहचानने का तरीका, अगर ये जहन में रहेगा तो आप आसानी के साथ गलती से बच सकते हैं और सही लिख सकते हैं। इस तरह देखिए सीलिंग, तो देखिए सी के बाद हमें सीलिंग आवाज़ निकालनी थी डबल ई की, तो अब वहाँ पर हमने EI लिखा, EI सीलिंग। इसी तरह रिसीट, अब रिसीट खींच के पढ़ रहे हैं तो अब यहाँ पर क्या लिखे, EI लिखे या IE लिखे। तो देखिए सी के बाद है इसलिए हम EI लिखेंगे, P साइलेंट है तो पढ़ेंगे रिसीट। इस तरह डिसीट तो सी के बाद EI लिखते हैं डिसीट खींचने के लिए। तो इस बात को जहन में रखें। आगे कायदा नंबर 11, अगर सी के अलावा ये तो सी के बाद थी कि वहां पर हम EI लिखते हैं, ये बात जहन में रखें। अगर सी के अलावा किसी लफ्ज के बाद डबल ई की आवाज़ निकालनी हो, अगर सी के अलावा किसी लफ्ज के बाद डबल ई की आवाज़ निकालनी हो तो हमेशा IE लिखते हैं। आसान सी बात है कि सी के बाद अगर डबल ई की आवाज़ निकालनी हो तो EI लिखेंगे फौरन, और अगर सी के अलावा कोई वर्ड हो, कोई लफ्ज, कोई लेटर हो, उसके बाद हमें डबल ई की आवाज़ निकालनी हो तो हमेशा IE का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फील्ड, ये देखिए फील्ड, यहाँ पर हमें खींचना होता है फील्ड, तो देखिए F के बाद है इसलिए हमने IE लिखा। इस तरह बिलीव, L के बाद है इसलिए IE लिखा बिलीव।
चीफ, तो देखिए एच के बाद है इसलिए आई ई लिखा। ग्रीफ, ग्रीफ, तो देखिए आर के बाद है इसलिए आई ई लिखा। ब्रीफ, ब्रीफ, देखिए आर के बाद है इसलिए आई ई लिखा। बहुत ही ज़बरदस्त कायदा है, सिर्फ एक बार जहन में बैठा ले, हमेशा आप जो है सही लिखेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे, बस कुछ एक दो बार मश्क कर लें। आगे बढ़ते हैं। कायदा नंबर 12, 12वां कायदा है कि इंग्लिश में तकरीबन 8 ऐसे अल्फाज हैं जिनमें GH को फा पढ़ते हैं। यानी हमें ये कन्फ्यूज़न रहता है कि कहाँ पर फा पढ़े और कहाँ पर जो है वो GH को साइलेंट पढ़ें, ये कन्फ्यूज़न बहुत रहता है। तो हमने ये तलाश किया है कि 8 ही ऐसे अल्फाज हैं, सिर्फ 8, जिसमें GH को फा पढ़ा जाता है, बाकी हर जगह आप साइलेंट या जो और होता है उस एतबार से पढ़ सकते हैं। सिर्फ 8 अल्फाज में आपको GH को फा पढ़ना है और इसे याद कर लीजिए, बहुत ही आसान रहेगा। ये देखिए इनफ, यहाँ देखिए GH को इनफ, इनफ फा पढ़ा गया है। इसी तरह रफ, रफ, देखिए GH को फा पढ़ा गया। कफ, यहाँ GH को फा पढ़ा गया। टफ, टफ, बहुत से लोग फा से लिख देते हैं, एफ से लिख देते हैं टफ, इसमें GH का इस्तेमाल है टफ। इस तरह सलफ, सलाफ, सलाफ, थोड़ा सा खींच के सलाफ, सलाफ, देखिए फा पढ़ रहे हैं GH को। इस तरह ट्रफ, यहाँ भी फा पढ़ रहे हैं। और ये तो आप लोगों को पता ही होगा लाफ, देखिए GH लाफ। इसी तरह ड्राफ्ट, ड्राफ्ट, ये देखिए GH को यहाँ भी फा पढ़ रहे हैं। तो ये तकरीबन 8 अल्फाज हैं जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 जहाँ GH को फा पढ़ते हैं। अब यहाँ ड्राफ्ट में जो है अब बहुत से लोग एफ भी लिखने लगे हैं, लेकिन पहले जो लिखा आता था ये है कि GH को फा पढ़ते हैं। अब इन दो में देखिए यहाँ जो 6 हैं उन सब में OU का इस्तेमाल हुआ है, बाकी ये आखिर के दो में AU का इस्तेमाल हुआ। AU, यहाँ भी A और U का इस्तेमाल हुआ, बाकी 6 में OU का इस्तेमाल हुआ। इसको जहन में रखेंगे, फिर अंग्रेज़ी लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ कवायद थे जो हमने लिख दिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत ही मुफीद होगी। इसका अगला पार्ट भी आएगा, 2-3 पार्ट और आएंगे, जिससे जो है बहुत हद तक आपके लिए ये स्पेलिंग की गलती से बचना आसान हो जाएगा। और अगली जो वीडियो आने वाली है इसका दूसरा पार्ट वो बहुत ही अहम है। उसमें 24वां कायदा है जो हमने बताया है कि वो अहम है और कैसे हमें मश्क करनी है, क्या तरीका होगा, वो सब हम आखिर में बता देंगे आपको। तो बने रहें, वीडियो को देखते रहें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।